इंडस्ट्री लीडर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्री बजट मीटिंग। सीआईआई की सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग, 20 लाख तक इनकम टैक्स में राहत की भी वकालत। जनवरी सीरीज के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद, मिड कैप स्मॉल कैप निचले स्तर से सुधरे, फार्मा आईटी एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। अदानी विल्मर जेवी में 13% हिस्सा बेचेगी कंपनी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर कमर्शियल वैलिडेशन टेस्ट पूरा होने से अदानी एंटरप्राइजेज में जोरदार तेजी, शेयर 6% से ज्यादा उछल कर बना वायदा का टॉप गेनर, ब्रोकरेज भी हुए बुलिश। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान। दिल्ली में पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का फैसला। बीजेपी ने योजना को बताया हवाई। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी। मुख्य सचिव से मिला बीपीएससी छात्रों का डेलीगेशन। बिहार बंद का कई जगहों पर असर। किसान संगठनों का पंजाब बंद, अमृतसर और मोहाली में जुटे किसान संगठन के लोग। पंजाब के शंभू बॉर्डर के रेलवे ट्रैक पर जुटे किसान प्रदर्शनकारी, 160 ट्रेनों पर असर। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन से हराया। सीरीज में भारत 1-2 से पीछे, यशस्वी जायसवाल ने 84 रन की पारी खेली। बजट से पहले बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है बजट में आपको सस्ते पेट्रोल डीजल के साथ साथ इनकम टैक्स में कटौती का तोहफा भी मिले। आने वाले बजट में सरकार से इंडस्ट्री ने ये मांगे रखी हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई, फिक्की के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के साथ भी प्री बजट मीटिंग की। खबर की डिटेल दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इंडस्ट्री के साथ आज वित्त मंत्री ने जो प्री बजट बैठक की, इस बैठक में जो सबसे ज्यादा मुद्दा छाया रहा वो रहा कंजम्पशन डिमांड को किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए जो इंडस्ट्री की तरफ से, खासतौर से सीआईआई की तरफ से सुझाव यही आया कि फ्यूल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि ये कटौती 2022 के बाद नहीं हुई है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इसका काफी अहम हिस्सा है, लिहाजा इसमें कटौती की जानी चाहिए। दूसरा जो डिमांड निकल कर आया है वो है कि इनकम टैक्स में कटौती होनी चाहिए। खासतौर से जो 20 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम हो और वो खर्च करें, ताकि कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाया जा सके। तीसरी जो डिमांड थी कि रूरल स्पेंडिंग को बढ़ाना। रूरल स्पेंडिंग किस तरह से बढ़ाने के लिए, इसके लिए जो सुझाव दिए गए वो कहा गया कि जो मनरेगा के तहत जो अमाउंट है अभी 267 रुपए, उसको बढ़ाकर 375 रुपए किया जाना चाहिए और पीएम किसान सम्मान योजना के तहत जो अभी 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए का ऐलान बजट में किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार जिस तरह से निवेश कर रही है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, कैपेक्स पर स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स निकलकर बैठक में सामने आई। इसमें बैठक में सीआईआई, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की और एसोचैम से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव सामने थे। इसके अलावा जो शाम को जो बैठक हुई वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ हुई। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों ने कहा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग में डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए, एआई से जुड़े कैरिकुलम शामिल किए जाए। इसके अलावा सरकार को एजुकेशन पे और खर्च करना चाहिए। और जो हेल्थ सेक्टर की डिमांड थी वो ये थी कि जो कैंसर और कैंसर से जुड़ी दवाइयां हैं, कैंसर से जुड़े इलाज करने में जो मशीनरी होती है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी जो सरकार लगाती है उसमें कटौती होनी चाहिए, ताकि इस महंगे इलाज से लोगों को राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर ये दोनों बैठक काफी अहम थी और जो मुख्य मांगे निकल कर आई कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी जाकर कंजम्पशन डिमांड बूस्ट कर सकेगा। हेल्थ सेक्टर ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की है। वहीं एजुकेशन सेक्टर ने टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए डिजिटल और एआई ट्रेनिंग लागू करने की मांग सामने रखी है। Main demand for me was reduction in the customs and all other duties for the radiation machines which are imported, because Make in India machines right now are not very standard machines available in this country. That's why I pleaded with Honorable Finance Minister that the duty on Linux
should be reduced so that large number of linacs will be available in the country for cancer treatment. Many suggestions specifically on the elementary child care education, on research, on vocational education and its implementation, on school education and how to leverage technology, artificial intelligence and digital education in India. So many suggestions have come up, and how to increase the gross enrollment ratio and spend on the education. I think many good ideas have come from many people. So I'm very hopeful and very optimistic about what's happened today. इस बजट में वित्त मंत्री से सीआईआई की क्या डिमांड है, इस पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट संजीव पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। प्री बजट मीटिंग के दौरान सीआईआई ने दो बड़ी डिमांड रखी है, फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती और पर्सनल इनकम टैक्स में 20 लाख रुपए तक में टैक्स की राहत। सर, ये दो जो बड़े डिमांड है, इसके पीछे किस तरह के रीजंस आपने दिए हैं, क्या इसकी वजह है? नहीं, सिर्फ इसका मेन रीजन ये है कि इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देयरफॉर बूस्ट कंजम्पशन, एंड विद दैट विल गो टैक्स बॉयंसी इटसेल्फ। दैट्स द फंडामेंटल आइडिया। जी, पर्सनल इनकम टैक्स में जो 20 लाख रुपए तक कटौती होगी, वो उसके लिए फिर सरकार को अपना फिस्कल भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 20 लाख तक राहत देने की क्यों जरूरत है इस वक्त? इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए, सो दैट कंजम्पशन कैन बी बूस्टेड, ये इसका कारण है। और हमने देखा है पास्ट में कि जो मॉडरेशन होता है टैक्सेस में, उससे एक्चुअली टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता। There's this Lafarge curve. Actually, it adds buoyancy into the economy. We have seen, despite what was the average rate of taxes pre-GST, what is it right now? Even other income tax rates have got reduced, but the revenues of the government have been buoyant. लास्ट सवाल सर कि फ्यूल पर जो आपने कहा कि 40% जो इंटरनेशनल क्रूड में कटौती हो चुकी है और 2022 से अभी तक कोई भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं, वो मेंटेन्ड है, ये इसकी कितने बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ाने में? देखिए, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली इट कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो तो कनेक्टेड है डेफिनेटली। सो दैट इज द रीजन वी हैव सजेस्टेड दैट देयर कुड बी सम कट ऑन एक्साइज ड्यूटी व्हिच विल फाइंड रिलीफ टू कंज्यूमर्स। जनवरी सीरीज के दूसरे दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 451 पॉइंट गिरा, निफ्टी 169 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तर से सुधर कर क्लोजिंग हुई है। और 2025 में कौन से सेक्टर्स चलेंगे, इसको लेकर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की। इस दौरान गुरमीत चड्ढा टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पर बुलिश दिखे। दो तरीके से प्ले कर रहे हैं, एक तो जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन। जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमारे पास एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में भी था। उसके अलावा हम और भी जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसको भी हमारे रेफरेंस लिस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो बड़ा फोकस है, जहाँ हमने थोड़ा पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा बनाया है, वो ट्रांसमिशन स्पेस पे बनाया है। उसमें हमारे पास पावर ग्रिड है, हमने कुछ स्पेशलिस्ट ट्रांसफॉर्मर कंपनीज भी ऐड करी हैं जो लोकोमोटिव्स को पावर करती हैं, खाली सिर्फ एनर्जी फोकस नहीं है, जैसे हिंद रेक्टिफायर है। केबल्स एंड वायर्स में हमारे पास पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज रहा है पोर्टफोलियोज में। और हम लेवल 2 लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि हमें कुछ और कंपनीज अगर ट्रांसमिशन स्पेस में मिलती है तो उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम है जनरेशन। और आप देखिए, अभी एमएनएम ने एक सब्सिडरी फ्लोट करी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। बहुत कैपेक्स हुआ है। इंडिया के जो भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबका क्लीन एनर्जी का अगर आप कैपेक्स देखें पिछले 2-3 साल का, तो ये सबसे बड़ा कैपेक्स है शायद कई सालों में। तो ऑब्वियसली अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रिलायंस एज एन एनर्जी प्ले मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है और हमने देखा है रिलायंस का जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आता है और जब उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है, पहले जब कैपेक्स करते हैं तो अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं तो रिटर्न बहुत लंबी आता है। मुझे लगता है वो भी हम एक लार्ज कैप में एक और पोजीशन इसमें ऐड करना चाहेंगे। 2024 कमोडिटी बाजार के लिए मिला जुला साल रहा। सोने चांदी के लिए यहाँ ये साल शानदार रहा, लेकिन
क्रूड के लिए थोड़ा निराशाजनक भी रहा। कमोडिटी के लिए कैसा रहा ये पूरा साल, डिटेल बता रही है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जानकार ये मानते हैं कि अगर 2024 आपको वॉलेटाइल लगा तो अगर आप अब वेट करिए कि 2025 के आने की, बिकॉज वॉलेटिलिटी यहाँ पर और गहराती हुई नजर आएगी। लेकिन हम बुलियन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हाइज हमने सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर 2024 में बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज में ऑल टाइम हाइज बने, चाहे वो डॉलर था, इंडियन रुपी था, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कोरियन वॉन एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर $2790 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। जहां तक चांदी की बात है, वेल वो साइकोलॉजिकल लेवल जो था 1 लाख का, वो भी हमने यहाँ पर पार होता हुआ देखा। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद 25 से 28% की तेजी हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है। और जहां तक सोने की बात है, ये जो 28% की तेजी इस साल में है, ये 2010 के बाद बेहतरीन रही है। तो क्लियरली 2010 के बाद 2024 एक बहुत ही बेहतरीन साल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। और भारतीय बाजारों में क्योंकि रुपए में डेप्रिसिएशन आया, उस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स और भी अच्छे आते हुए नजर आए। अब आगे चलें और सोने चांदी के बाद अगर हम और गेनर्स की यहाँ पर बात करें तो वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में से निकल के आए। अगर आप कॉफी देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। कोको देखें तो यहाँ पर हमने अच्छे खासे ट्रेंड्स आते हुए देखे। यहाँ पर हमने दोनों में ही ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। अगर आप कॉफी में देखें तो यहाँ पर हमने 1977 के बाद के हाइज बनते हुए देखे। और जहाँ तक कोको की बात है, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज रहे। हमने 90% की तेजी यहाँ पर रोबस्टा में देखी। अराबिका करीबन 70% चढ़ा। और जहाँ तक कोको की बात है, वेल यहाँ पर हमने 160% की तेजी 2024 में दर्ज होते हुए देखी है। चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस की बात है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इन्वेंट्रीज लगातार गिरती हुई नजर आई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, इन सबका फायदा इन प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया। अब बात कर देते हैं एनर्जी की, और इस पैक में आपने थोड़ी सी नेगेटिविटी आते हुए देखी। चाहे वो ब्रेंट है या WTI क्रूड है, दोनों में ही गिरावट है करीबन 3 से 5% की। लेकिन विद इन एनर्जी पैक में भी नेचुरल गैस में करीबन 67% के गेन्स हैं। एक तो ये सिक्लिकल कमोडिटी है, पिछले 3 महीने में काफी बढ़त है। और दूसरी बात यह है कि LNG एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। ट्रंप यहां पर जब आएंगे तो LNG एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात यहां पर यह है कि जिस तरह की डोमेस्टिक डिमांड है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड यहां पर है। जो गैस यहां पर रशिया से यूक्रेन के थ्रू यूरोप में जाती है, वहां पर भी लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिसका फायदा हमने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा। और फाइनली एक नजर यहां पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, जहां पर बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन जो फेरस मेटल्स हैं जैसे कि आयरन ओर और स्टील, यहां पर 20 से 30% की गिरावट थी। लेकिन जो बेस मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहां पर तेजी थी। जिंक ने आउट परफॉर्म किया है 13% की तेजी के साथ। कॉपर और एल्यूमिनियम में 5 से 6% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी। लेकिन नए साल में करेंसी पे डिपेंड करेगा कि कहां प्राइसेस जाएंगे, ट्रंप अपने टैक्सेस एंड टैरिफ्स का क्या करते हैं, चाइना कितना स्टिमुलस लेकर आता है, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स यहां पर किस तरह से काम करते हैं। इन सब का इंपैक्ट हम करेंसीज और कमोडिटीज दोनों पर ही आता हुआ देखेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक साल 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ 71% तक क्लेम सेटल किए हैं। संवाददाता असीम मनचंदा बता रहे हैं 2024 में क्या रही हेल्थ इंश्योरेंस की परफॉर्मेंस। रेगुलेटर IRDAI ने साल 2024 का हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा जारी किया है। साल 2024 में इंश्योरेंस कंपनियों को 3 करोड़ के आसपास केसेस देखने को मिले। इसमें से उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख केसेस सेटल किए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको 1,12,000 करोड़ रुपए के हेल्थ क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स मिले थे। लेकिन इसमें से उन्होंने मात्र 71% यानी कि 84,483 करोड़ के ही केस सेटल किए। और खासतौर पर यह भी बता दूं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने 15,000 करोड़ इस तरह से जो उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती थी। और 11,000 करोड़ के क्लेम्स उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके दस्तावेज जांच के बाद सही नहीं पाए गए थे। तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर इंश्योरेंस क्लेम का पे आउट किया है। और खासतौर पर कि जो ओम्बुड्समैन है, जहां पर कि आप इंश्योरेंस की शिकायतें कर सकते हैं, उसमें भी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। साल 2024 में वहां पर 34,000 के आसपास शिकायतें मिली, जिसके अंदर 6,000 शिकायतों को निपटा लिया गया है। यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उस कंपनी में भरते हैं तो ये डाटा आपके लिए जानना काफी अहम है कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से पे आउट क्लेम सेटलमेंट कर रही है।
इधर बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है। आज छात्रों का एक डेलीगेट मुख्य सचिव से मिला। मुलाकात के बाद डेलीगेट के सदस्यों ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमारी मांगें सुनी है, लेकिन अभी तक मांग मानने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से भी बात की और दूसरे ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। वहीं बिहार बंद की वजह से आज जनजीवन काफी हद तक प्रभावित रहा। रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुए। रविवार को हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप भी लगा है। इधर दिल्ली चुनाव पर पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत दिल्ली के ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा और केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से होगी। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। एवीटोल यानी एयर टैक्सी के उड़ने में भले ही अभी थोड़ा समय हो, लेकिन 2025 में भारत में इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। विमानन मंत्रालय इसके लिए जल्दी ही टेस्टिंग ग्राउंड तैयार करने जा रहा है। खबर पर डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एयर टैक्सी हालांकि अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाने वाला है। इसको लेकर विमानन मंत्रालय एक सैंड बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। आम भाषा में कहें तो ये एक साझा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां अलग अलग कंपनियां आके रिसर्च कर सकेंगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेंगी, टेस्टिंग कर सकेंगी। इसके लिए 2 राज्यों गुजरात और आंध्र प्रदेश ने ज़मीन देने की बात भी कही है। और साथ ही जो तमाम कंपनियाँ इस वक्त काम कर रही हैं, भारत में ई प्लेन कंपनी है, इसके अलावा सरला एविएशन है, इसके अलावा आप आर्चर एविएशन भारत में इंटरग्लोब के साथ मिलकर शुरू करने वाला है। ये तमाम जो कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनियों को फैसिलिटी दी जाएगी, वर्टीपोर्ट मुहैया करवाया जाएगा, जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो मुहैया करवाई जाएगी और इस पर कुछ समय तक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये एक ऐसा ग्राउंड होगा जहां कंपनियां खुल के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी, क्योंकि फेलियर का कोई डर नहीं होगा। कहीं पब्लिक प्लेस में जो एयर टैक्सी है उसको जाने का खतरा नहीं होगा। ये एक रेगुलेटरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा जहां पे ये काम होगा। और इसके बाद इसके जो नतीजे आते हैं अगले साल यानी कि 2026 में हम इसका रेगुलेशन बनता हुआ देखेंगे। ग्लोबली अगर हम कहें तो फ्रांस में एक इस तरह का एग्जांपल है जहां पे इस तरह का सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और अगले कुछ महीनों में 2025 में हम भारत में भी टेस्टिंग फैसिलिटी बनता हुआ देखेंगे और इसके बाद 2026 में इसको लेकर नियम लाए जाएंगे। साल 2024 खत्म होने वाला है और नया साल 25 शुरू होने से पहले बाजार में भारी छूट का माहौल है। चाहे आप ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हो या नए जूते लेने हो या घर के लिए कुछ दूसरा सामान खरीदना हो, ये सबसे सही समय है। साल के आखिर से पहले लगभग सभी ब्रांड्स आपको जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। लिवाइस की जीन्स पर 40% तक की छूट है तो बाटा के जूतों पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्यूमा और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड भी 40 से 50% तक की छूट दे रहे हैं। वुडलैंड के जैकेट्स और जूतों पर 30% की छूट मिल रही है। महिलाओं के लिए बीबा पर फ्लैट 50% डिस्काउंट का ऑफर है। ऑनलाइन बाजार की बात करें तो आजियो के रेड हॉट सेल में फैशन आइटम्स पर 50 से 90% तक छूट मिल रही है। मिंत्रा के ईयर एंड बैश में 40 से 80% तक के डिस्काउंट ऑफर से
साल का अंत है और नए साल के स्वागत की तैयारियां, ऐसे में बाजार भी कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आया है। इस वक्त आपको लगभग सभी ब्रांड्स पर अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आप मॉल में जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं तो नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में ईयर एंड ऑफर में 60% तक की छूट के साथ सामान उपलब्ध है। नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक अपने सभी मॉल्स में असली हैप्पीनेस वाला सेल में 50% तक की फ्लैट छूट के साथ कई इनाम जीतने का मौका लेकर आया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी डिस्काउंट की बहार है। सही टाइम है शॉपिंग करने का, बिकॉज ईयर एंड है, न्यू ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो न्यू क्लोथ्स, new winter clothes, everything is very nice. Bought some shoes, couple books. It's been great. I've bought shoes, books. Yeah, I bought a couple of pairs of shoes and a book. Yeah. Thank you. तो नए साल से पहले अगर डिस्काउंट वाले बाजार में शॉपिंग करना चाहते हैं तो सही समय अभी है। रोहन सिंह, दिल्ली। अहमदाबाद में नए साल को वेलकम करने की जबरदस्त तैयारियां हैं। गुजरात का एकमात्र रिवॉल्विंग होटल पतंग इस बार क्या ला रहा है खास, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। 221 फीट की ऊंचाई पर स्थित अहमदाबाद का पतंग होटल 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। आप नए साल पर यहां अहमदाबाद का 360 डिग्री नज़ारा लेते हुए डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं। होटल में विशेष लाइटिंग की गई है, साथ ही आप शहर की रोशनी, साबरमती रिवर फ्रंट और फायर क्रैकर्स का नज़ारा भी ले सकते हैं। ऐसा है कि हर बार की तरह इस साल भी हम लोग पतंग रिवॉल्व रेस्टोरेंट अपने गेस्ट के वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बार खास ये रहेगा कि 221 फीट की हाइट पर टेरिस पे हम लोग बहुत ही बढ़िया फायर क्रैकर्स का अरेंजमेंट किया है। तो नए साल का हम लोग स्वागत उस प्रकार से करेंगे। और देखा जाए तो नए साल का इसमें पतंग के अंदर में शान, शौकत और रंगत तो वही रहेगी, पर रेट की बात करें तो हम लोग रेगुलर रेट रखने वाले हैं। डिनर के लिए हम लोगों ने खास अरेंजमेंट किया है। यदि हम डेजर्ट की बात करें तो इस बार डेजर्ट में बहुत ही शानदार एक हलवा और रबड़ी का हमने फ्यूजन किया है कि लोगों का टेस्ट बड्स को एक नया डिफरेंट चेंज मिलेगा। हम लोग इस बार रेगुलर रेट रख रहे हैं 2200 रुपए पर पर्सन। इतनी ऊंचाई से नए साल का नजारा लेने के लिए लोग ऑफलाइन बुकिंग अभी से करवा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट की स्पेशल बात ये है कि ये हाइट पे होने की वजह से आपको 31st की नाइट पे काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू मिलेगा लाइट्स का। प्लस डिनर के साथ यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है फायर क्रैकर्स। और नए साल की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा स्पेशल मौका और स्पेशल जगह तो हो ही नहीं सकती है। बुकिंग लगभग फुल है। नए साल को अनोखे तरीके से मनाने के लिए लोग अभी से काफी उत्सुक हैं। नए साल में सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन खाना ही मकसद नहीं है, लेकिन कोशिश ऐसा समा बांधने की है जो कि पूरा साल याद रहे। केतन जोशी, अहमदाबाद। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 184 रन से हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 340 रन का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम आखिरी पारी में 155 रन ही बना सकी। हार के बाद टीम 6 मैचों की सीरीज में अब 1-2 से पिछड़ गई है। सीरीज का आखिरी मुकाबला अब सिडनी में 3 जनवरी से होगा। क्या अब रोहित शर्मा से कप्तानी वापस लेने का समय आ गया है? टेस्ट मैचों में क्यों फेल हो रही है टीम इंडिया? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने में भारतीय युवाओं का भी योगदान है। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के अमेरिका गए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने कंपनी के सिएटल हेडक्वार्टर का जायजा लिया। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर सिएटल में मौजूद हूं और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जन्म हुआ, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1971 में ये पूरा कैंपस है वो तैयार हो गया था और आज यहाँ पर 57,000 कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट है वो काफ़ी जानी जाती है। और अच्छी बात है ये है कि 57,000 कर्मचारियों में से कम 20 से 30% जो एम्प्लॉय है वो भारतीय मूल के हैं या तो भारतीय है। हमारे युवा है
वो कई सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे पद पर है। खासकर जो चेयरमैन और CEO है सत्या नादेला, वो भी भारतीय मूल के हैं। यहाँ से पूरी दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रेटेजी है, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है, वो सब भी यहाँ से ऑपरेट होता है। और यहाँ खास बात यह है कि अभी हम रात को यहाँ मौजूद है, लेकिन दिन रात यहाँ 24 घंटे एम्प्लॉयज आ सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन जो टास्क उनको दिया जाता है वो उनको पूरा करना होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट को आगे ले जाने में भारतीयों की बहुत अहम भूमिका है। और इस माइक्रोसॉफ्ट की जन्मदाता भूमि में अभी जो 57,000 कुल कर्मचारी है, उनमें से भारतीयों का योगदान भी बहुत कुछ ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस से केतन जोशी, सियाटल, यूनाइटेड स्टेट। इसरो आज अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडैक्स मिशन को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से रात 9:58 पर PSLV C-60 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के YouTube चैनल पर आप इसे लाइव भी देख पाएंगे। मिशन में 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल होंगे। इस मिशन के जरिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉक करने की कोशिश करेंगे। 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना स्पेस डॉकिंग कहलाता है। मिशन अगर सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। साउथ कोरिया में रविवार को एक भीषण विमान हादसा हुआ। हादसा इतना खतरनाक था कि प्लेन में सवार 181 लोगों में से केवल 2 ही लोग जिंदा बच पाए। जेजू एयरलाइन का विमान 7C-2216 बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर मुआन पर लैंड कर रहा था। तभी विमान रनवे से फिसल गया और कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। लोग इतनी बुरी तरह झुलसे कि मात्र 65 लोगों की ही पहचान हो पाई है। इस भयावह हादसे के बाद दक्षिण कोरिया सरकार ने 4 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में मानो घाटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पेड़ों से लेकर मकानों तक बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर का प्रकोप बरस रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।